तुम जो कोशिश कर रहे हो वह बेकार है शिवांश। सब लोग कोशिश करके हार चुके हैं, पर मैं उन्हें नहीं माफ कर सकती तो नहीं कर सकती इस बात के लिए, और अब कोई सवाल जवाब मुझे नहीं करने, अरुणा ने कहा और एल्बम उठाकर वापस अलमारी में रख दी। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा और ना ही मुझे कहने का हक है, पर इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार जानने की कोशिश तो कीजिए कि वह कैसे हैं। क्या वह आप भी आपको याद करते हैं, आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं या डॉट। शिवांश बोल ही रहा था कि अरुणा ने उसके सामने हाथ कर दिया। तुमने माँ बोला तो मैंने भी तुम्हें बेटे की जैसे मान लिया, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी निजी जिंदगी में ताक झांक करो और मुझे सिखाओ। आज जो बोला वो दोबारा नहीं होना चाहिए, अरुणा बोली और बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर खड़ा आनंद सब सुन रहा था। सुनते ही वो वहां से चला गया। आपकी नाराजगी सह लूंगा माँ, पर अब आपको पापा के पास ले जाकर ही रहूंगा, शिवांश बोला और बाहर निकल अपने कमरे की तरफ चल दिया। शिवांश अपने कमरे में पहुंचा तो वहां पर आनंद को बैठे देखा। अरे आनंद भैया आप यहां? शिवांश ने हंसकर कहा। तभी एक जोरदार पंच आनंद ने उसके मुंह पर मारा। शिवांश एकदम से गिर पड़ा। आनंद ने उसे उठाकर खड़ा किया और उसके कपड़े झाड़े। मैं पहले दिन से जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर हूं, समझ गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी कोई मेमोरी लॉस नहीं हुई है। तब भी मैं खामोश रहा यह जानने के लिए कि देखूं आखिर तुम चाहते क्या हो, आनंद बोला। भैया मैं आपको बताता हूं, शिवांश बोला। फिर जब नितिन ने मुझे बताया कि तुम्हारा असली परिचय क्या है, तब मुझे मेरा शक यकीन में बदल गया, आनंद बोला तो शिवांश ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में केवल एक तुम ही होशियार हो, बाकी किसी में कोई दिमाग नहीं है? मैंने नितिन को फोन किया और तुम्हारे बारे में पता करने कहा। नितिन ने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी निकाली थी और जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी हम तुम्हारा सच जान गए थे, आनंद बोला। भैया मुझे एक मौका तो दो डॉट, शिवांश बोला। तुम भले हमेशा से अमेरिका में रहे हो, पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट से तुम्हारे पिता का नाम तो नहीं हटाया जा सकता ना? भले ही तुम गाजियाबाद की ठाकुर हवेली में नहीं रहते, पर उनसे तुम्हारे रिश्ते को तो तुम नहीं बदल सकते ना, आनंद ने कहा तो शिवांश की आंखें भर आई। नितिन ने मुझे उस दिन बता दिया था जब वह वहां पर तुमसे मिलने आया। तुम्हारे दोस्त ने जब कहा कि तुम बाहर से आए हो और वह तुम्हें नहीं जानता तो हमने उसे जाने दिया, क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। भले तुमने अपने दोस्त को साथ देने के लिए मना लिया, पर तुम शायद भूल रहे हो कि अगर पुलिस चाहे तो हर सच निकाल सकती है, आनंद बोला। शिवांश खामोश रहा। क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों मेरी बुआ से नजदीकी बढ़ा रहे हो? क्या चाहते हो अब? पूरी जिंदगी उनकी दुख और अकेलेपन में निकल गई और अब तुम क्या लेने आए हो मिस्टर शिवांश विक्रांत ठाकुर? आनंद बोला तो शिवांश की आंखें बड़ी हो गई। विक्रांत ठाकुर के ही बेटे हो ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा, आनंद बोला। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे समझने की कोशिश करिए। मुझे कैसे भी करके अपनी मम्मी और पापा को एक साथ करना है, इसके लिए मैंने इतना सब झूठ बोल दिया, शिवांश बोला। बुआ तुम्हारी मम्मी नहीं है, आनंद ने गुस्से से कहा। हर रिश्ता खून का ही हो जरूरी नहीं। वो मेरी मम्मी है और हमेशा रहेंगी, शिवांश ने कहा। उनकी सिर्फ एक बेटी है रूबी, सो प्लीज उनकी जिंदगी में अब तूफान बनकर मत आओ। उन्होंने जिंदगी अकेले बिताई है, अब और क्या चाहते हो तुम? आनंद ने लाल आंखों से कहा। जिंदगी सिर्फ माँ ने अकेले नहीं बिताई, पापा भी अकेले तड़पे हैं और मैं भी, शिवांश बोला। तुम्हें तो मिल गया न ठाकुर परिवार का नाम, आनंद ने कहा। मुझे नाम नहीं परिवार चाहिए था भैया, और जब परिवार ही नहीं तो नाम का क्या करूंगा? मुझे भी तो पापा ने तभी खुद से दूर कर दिया जब माँ उन्हें छोड़कर आई, शिवांश बोला। आनंद ने उसकी तरफ देखा। मैं खुद सालों बाद लौटा हूं और पापा तो जानते भी नहीं कि मैं आ गया हूं। बस माँ और उनकी अधूरी जिंदगी को पूरा करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए भैया, शिवांश ने हाथ जोड़ लिए। जो खुद कारण है उनके अलग होने का, वही उन्हें जोड़ने आया है, स्ट्रेंज, आनंद ने व्यंग्य किया। मैं मानता हूं अनजाने में मैं कारण हूं, लेकिन अब मैं सब सही करना चाहता हूं। जब से सच जाना है बेचैन हूं, शिवांश बोला। कौन सा सच? आनंद बोला तो शिवांश ने छिपाकर रखी एक डायरी आनंद को दे दी। आप पढ़ लीजिए और लगे कि मैं गलत नहीं तो फिर मेरा साथ दीजिएगा,
शिवांश बोला तो आनंद वो पुरानी फटी हुई सी डायरी लेकर अपने कमरे में आ गया। डायरी संभाल के रख दी रात को पढ़ने के लिए। दिवाकर, नंदिता और दिवाकर ड्राइवर के साथ देर रात जबलपुर पहुंच गए। मधु, मिंटू, प्रांशु उनके इंतजार में ही बैठे थे। नंदिता को देखते ही मधु ने उसे गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आई है। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूं भाभी, आपके सामने देख लीजिए, नंदू बोली। बस तुझे देख लिया तो मन को संतुष्टि मिल गई। पहली बार हुआ है जब तू 2 दिन से दूर है, वरना जिस दिन से इस घर में आई हूं हमेशा मेरे साथ रही है। कभी मायके भी गई हूं तो तुझे साथ लेकर गई हूं, मधु ने नंदिता के गाल से हाथ लगाकर कहा। हाँ भाभी, और मैंने भी भाई साहब और आपको बहुत मिस किया था। मैं भी तो पहली बार आप लोगों से दूर हुई थी तो बड़ा ही अजीब लग रहा था, नंदिता ने कहा। और बुआ हमारी याद नहीं आई? मिंटू बोला। आई न, बहुत याद आई, नंदू बोली। मधु ने नंदू का हाथ पकड़ा और आकर सोफे पर बैठा दिया। और बताओ वहां सब कैसे हैं? सब तुझे प्यार करते हैं ना? कहीं कोई कमी तो नहीं? हम लोगों के बारे में कुछ बोल तो नहीं रहे थे? शादी में कहीं से कुछ कमी तो नहीं छूट गई? मधु न जाने कितने सवाल करती जा रही थी। बस भाभी शांत हो जाइए, क्यों इतना परेशान है? किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई कमी नहीं बताई है। और कोई कमी रखी भी तो नहीं थी आपने और भाई साहब ने, नंदू बोली तो मधु मुस्कुरा उठी। और वहां सब अच्छे हैं भाभी। मुझे प्यार करते हैं, सब ध्यान रखते हैं। आपका और भाई साहब का सम्मान करते हैं बस, और मुझे क्या चाहिए? आनंद जी वह ठीक है, मधु बोली। वह भी ठीक है भाभी, जितना समय उनके पास होता है वह कोशिश करते हैं परिवार को देने की, बाकी वह थोड़ा बिजी रहते हैं, उनका काम ही ऐसा है, नंदिता ने कहा। वह कोई बात नहीं है, पर उन्हें कोई शिकायत तो नहीं किसी बात से? मतलब वह खुश है ना? मधु ने कहा। वह खुश है और सब लोग खुश हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नंदू ने कहा तो मधु ने दिवाकर की तरफ देखा। दिवाकर ने पलकें झपकाईं तो मधु को संतोष हो गया। अच्छा तुम लोग फ्रेश हो लो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं। वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, मधु बोली और किचन में चली गई। नंदू बेटा कपड़े बदल लो, तब तक मधु चाय लेकर आ रही है, थकान हो रही होगी, दिवाकर बोले और अपने कमरे में चले गए। नंदिता भी अपने कमरे में आई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज किए और फिर फोन उठाकर आनंद को कॉल लगाया। हाँ नंदू, तुम्हारे फोन का ही वेट कर रहा था। पहुंच गई तुम? आनंद ने पूछा। हाँ जी, अभी अभी पहुंची हूं बस, नंदिता बोली। ठीक है, अब रेस्ट करो, थकान हो रही होगी ना, बाकी सुबह हॉस्पिटल निकलने से पहले तुमको कॉल करूंगा, आनंद ने कहा है। आप भी सो जाइए, काफी रात हो गई है, नंदिता ने कहा। बस तुम्हारे पहुंचने का ही वेट कर रहा था। मम्मी भी 2 बार पूछ चुकी है। तुम अगर टाइम हो तो उन्हें मैसेज करके बता दो, या कॉल करना चाहो तो कॉल कर दो, आनंद ने कहा। जी मैं बता देती हूं, आप अब रेस्ट कीजिए, सुबह बात करते हैं, नंदू बोली। गुड नाइट, आनंद बोला और कॉल कट कर दिया। नंदू ने संध्या को फोन लगा दिया। हाँ बेटा पहुंच गए? संध्या ने पूछा। जी मम्मी बस अभी अभी पहुंचे हैं, नंदू बोली। ठीक है बेटा, ध्यान रखना और अच्छे से रहना। जल्दी आनंद को भेजती हूं तुमको वापस लाने के लिए, तुम्हारे बिना तो घर सुना सुना लग रहा है। 2 दिन में ही मानो आदत सी हो गई थी तुम्हारी। संध्या बोल। ठीक है, साथ आप भी आराम करो, नंदिता बोली और फिर कॉल कट कर बाहर आ गई। सबने साथ में चाय पी फिर सोने चले गए, क्योंकि खाना उन लोगों ने रास्ते में ही खा लिया था। नंदिता को थकान के कारण तुरंत नींद आ गई, तो वहीं दिल्ली में आनंद की नींद गायब थी। वह और बिस्तर पर लेटा, पर उसे पूरे कमरे में अजीब सा खालीपन लग रहा था। बिस्तर पर उसने नंदिता की तरफ वाली जगह पर नजर डाली तो वहां भी एक खालीपन नजर आया। ओह गॉड, कहाँ तो मैं इस लड़की से दूर भागता था, और 2 दिन में ही इसमें अपनी आदत लगा दी है। आज नींद ही नहीं आ रही है, आनंद बोला और फिर उठकर अंदर कमरे में आ गया। नजर अनंता की तस्वीर पड़ गई तो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तस्वीर से हाथ लगाया। क्या हो रहा है यह मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अंजलि से प्यार करता था, फिर नंदिता के लिए यह एहसास इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं?
क्या नंदिता के लिए मुझे आकर्षण है, या जैसा दादी माँ ने कहा मुझे अंजलि के लिए आकर्षण था और नंदू से प्यार हो रहा है? आनंद बोला। हाँ, यही सच है, क्योंकि अगर अंजलि से प्यार होता है तो इतनी जल्दी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। शायद वह आकर्षण ही था या मेरी नासमझी जो मैं उसे प्यार समझ बैठा, क्योंकि अंजलि ने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं और जब से मुझे उसकी सच्चाई पता चली है तब से अजीब सी नफरत होने लगी है मुझे उससे, और शायद इसीलिए मैं नंदू के लिए जुड़ाव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अंजलि से रिश्ता सिर्फ टूटा नहीं बल्कि धोखे का एहसास हुआ है मुझे। आनंद बोला और आंखें बंद कर ली। कानों में अंजलि के कहे वो शब्द गूंज उठे जो उसने गाड़ी में उस लड़के से कहे थे, और आंखों के आगे अंजलि और वो लड़का आ गया एक दूजे को चूमते हुए। मुझे तो आज अफसोस होता है इस बात से कि मैंने कभी उसके लिए अपना समय बर्बाद किया था। मुझे नहीं पता कि मैं नंदिता से प्यार कर सकता हूँ, करने लगा हूँ, या अभी सिर्फ उसके लिए भी आकर्षण महसूस कर रहा हूँ, पर जो भी हो नंदिता अलग है। उसका साथ एक सुकून देता है, एक शीतलता, एक ठहराव है उसके अंदर जो मुझे अंदर तक महसूस होता है। दिल करता है उसके साथ समय बिताने का। माँ, ऐसा मैंने अंजलि के लिए कभी महसूस नहीं किया। उससे दोस्ती हुई और जब मैंने रिश्ता बढ़ाने का सोचा अंजलि पीछे हट गई और मुझे उस बात की इतनी ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आनंद अनंता से बात कर रहा था। मैं आज तक समझ में नहीं पाता कि अंजलि से ब्रेकअप ने मुझे हर्ट क्यों नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि रिश्ता दिल की गहराई से नहीं जुड़ा था और इसलिए मैंने नंदिता से रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। आनंद बोल रहा था। वो आज खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता नहीं मेरी इन सारे सवालों के जवाब कहाँ है और किसके पास है, बस मैं इतना जानता हूँ कि शायद अंजलि से प्यार मेरा उस लेवल तक नहीं पहुँचा था कि मैं उसे भूल ना सकूँ या नंदू के साथ आगे ना बढ़ सकूँ। नंदू का साथ मुझे अच्छा लगता है। उसे प्यार करता हूँ कि नहीं करता है, आगे कभी करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं, पर हाँ उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और अब अंजलि की परछाई भी मैं हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगा। मेरी एक भूल थी अंजलि, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ, आनंद ने अनंता से कहा और फिर अपना वॉयलिन उठाया और बैठकर धीमे धीमे बजाने लगा। तेरी दूर ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूर ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर ठहर जा सुनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा। आनंद ने आंखें बंद की तो नंदू आंखों के आगे मुस्करा उठी। थोड़ा दिल को सुकून आया तो वापस उठकर कमरे में आया, तभी ध्यान शिवांश की डायरी पर गया तो आनंद ने उठकर डायरी पढ़नी शुरू कर दी। डायरी पढ़ते हुए आनंद के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। यह तो वाकई में गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। गलती यहाँ ना फूफा जी की है और ना बुआ की, बस हालात गलत है, और आज अगर शिवांश सब कुछ सही करना चाहता है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आनंद खुद से बोला। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं अभी घर में किसी को नहीं बताऊंगा उसका सच, वरना ना जाने सब लोग कैसे रिएक्ट करें, खासकर बुआ जी। आनंद ने मन ही मन सोचा और फिर डायरी उठाकर वापस से अलमारी में संभाल के रख दी और बिस्तर पर लेट आंखें बंद की तो आंखों के आगे वह पल आ गया जब नंदू उसके सीने से लगी थी। जल्दी लेने आ जाइएगा मुझे डॉक्टर साहब। नंदू की आवाज आनंद के कानों में गूंजी। मिस यू नंदू, मिस यू सो मच। क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? आनंद खुद से ही बोला और फिर आपकी आंखें भींच ली। थोड़ी देर में वह भी गहरी नींद में चला गया। हमेशा की तरह सुबह आनंद की नींद जल्दी खुली और ध्यान सीधा अपने बिस्तर पर गया। देखा कि नंदिता नहीं है तो चेहरे पर उदासी आ गई। उसने फोन उठाया और नंदू को कॉल लगाने का सोचा ही था, फिर रुक गया और व्हाट्सएप चेक किया। नंदिता का लास्ट ऑनलाइन स्टेटस रात का ही दिखा रहा था। लगता है अभी तक उठी नहीं है, वैसे भी कल थक गई होगी, बेवजह ही कॉल करूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्सरसाइज करके आता हूं उसके बाद कॉल करूंगा, आनंद ने सोचा और एक्सरसाइज करने चला गया। एक्सरसाइज करके 1 घंटे बाद वापस आया और फोन उठाकर देखा तो नंदिता का मैसेज आया हुआ था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आनंद के चेहरे पर चमक आ गई और उसने तुरंत ही नंदिता को वीडियो कॉल कर दिया। नंदिता जाग गई थी और अभी तक बिस्तर में ही थी। रजाई के अंदर से उसने कॉल पिक कर लिया। अधखुली लाल आंखों और बिखरे बालों के साथ वह बहुत ही क्यूट लग रही थी।
आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। उठ गए आप? नंदू बोली। मैं तो 1 घंटे पहले से उठ गया हूं, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता और सही सोचा मैंने। तुम तो अभी ब्लैंकेट के अंदर हो। इतनी देर तक सो रही है? आनंद बोला। ठंड भी तो इतनी तेज हो रही है, ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर आने की। जाग तो मैं भी आधे घंटे पहले गई थी पर बाहर ही नहीं निकली, नंदिता ने मासूमियत से कहा और अपने बालों को समेटने लगी। रहने दो ना डॉट, आनंद की आवाज आई। क्या? नंदिता ने कहा। खुले रहने दो ना बालों को डॉट डॉट, आनंद ने कहा। तो नंदिता ने अपने बालों से हाथ हटा लिया और उसके चेहरे पर एक गुलाबी रंगत निखर गई। तुमने ना मेरी आदत बिगाड़ दी है नंदू, तभी आनंद बोला। मैंने क्या किया? नंदिता बोली। इस कमरे में सालों से अकेले रह रहा हूं। हमेशा अकेले रहने की आदत रही। कोई नहीं रहता था यहां मेरे साथ। पर पिछले 2 दिन से तुम मेरे साथ थी तो कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार इस जगह पर ध्यान जा रहा था। आनंद ने बिस्तर पर नंदू की साइड इशारा किया। एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था मुझे, आनंद ने कहा तो नंदिता मुस्कुरा उठी। नींद नहीं आ रही थी तो मुझे कॉल कर लेते। नंदू बोली। मुझे लगा कि तुम सो गई होगी, आनंद बोला। सो तो गई थी मैं। पूरा दिन सफर किया था तो बहुत थकान हो रही थी, लेकिन आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं, नंदू बोली। ठीक है। आगे से कर लूंगा, आनंद बोला। नंदू खामोश रही। मैं लेने आऊंगा तो फ्लाइट से आ जाऊंगा क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है बाय रोड। थकान भी हो जाती है, आनंद ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। क्या हुआ? आनंद बोला। मुझे ना प्लेन में डर लगता है डॉक्टर साहब, नंदिता ने कहा तो आनंद ने मुंह बनाकर उसे देखा। अभी तक कभी बैठी नहीं हूं। फिर तो मुझे घबराहट होती है। जब ऊपर जाते होंगे तो कैसा अजीब सा लगता होगा ना? नंदिता बोली तो आनंद खिलखिला उठा। नंदू का मुंह बन गया। ओके ओके, नाराज मत हो डॉट, आनंद ने हंसी रोकते हुए कहा। आप मेरा मजाक बना रहे हो? नंदू ने आंखें तरेरी। मेरे साथ आओगी ना तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, वादा करता हूं, आनंद ने कहा। मुझे हमेशा से ऊंचाई से डर लगता है, नंदिता बोली। अरे तो ऊंचाई में खुले में डर लगता है, फ्लाइट के अंदर थोड़ी ना समझ में आता है, और फिर मैं रहूंगा ना साथ में, फिर क्या तो डरने की बात है। डर लगे तो मेरा हाथ कस के पकड़ लेना और चाहो तो आंखें भी बंद कर सकती हो। अरे तो ऊंचाई में खुले में डर लगता है, फ्लाइट के अंदर थोड़ी ना समझ में आता है, और फिर मैं रहूंगा ना साथ में, फिर क्या तो डरने की बात है। डर लगे तो मेरा हाथ कस के पकड़ लेना और चाहो तो आंखें भी बंद कर सकती हो। ठीक है डॉट, नंदू ने कहा। फ्लाइट में बैठना तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, आनंद बोला। वह क्यों? नंदिता ने कहा। क्योंकि इंडिया के अंदर तो तुम फिर भी ट्रेन से, बस से या कार से ट्रेवल कर सकती हो, पर मेरे साथ फॉरेन जाना होगा ना, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना अपने दिल से डर निकाल दो, आनंद बोला। आप मुझे अपने साथ फॉरेन लेकर जाया करोगे डॉक्टर साहब? नंदिता ने मासूमियत से कहा। अभी भी यह भी कोई पूछने वाली बात है? तुम मेरी वाइफ हो तो जब भी कोई ट्रिप हुआ करेगा तो मैं अपने साथ लेकर आया करूंगा तुमको। काम भी हो जाया करेगा और हम लोगों की आउटिंग भी, आनंद ने भी उसी अंदाज में कहा। थैंक यू सो मच, नंदिता इमोशनल होकर बोली। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है नंदू। तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, मेरी लाइफ पर और मेरे टाइम पर। हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी अधिकार से कभी भी दूर नहीं रखूंगा, आनंद बोला तो नंदू ने उसकी आंखों में देखा। बस कुछ समय एक ही बात है, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार मिलेंगे, और वैसे भी मेरी लाइफ में तो तुम्हें अधिकार मिल ही चुका है ना, आनंद ने कहा तो नंदिता ने गर्दन झुका ली। अच्छा, अब मैं रेडी होकर हॉस्पिटल निकल जाऊंगा तो शायद फिर पूरा दिन बात नहीं कर पाऊंगा। शाम को कॉल करूंगा, चलेगा? आनंद ने कहा। बिल्कुल चलेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए डॉक्टर साहब, नंदिता ने कहा। ठीक है, बाय, टेक केयर, आनंद बोला और कॉल कट करके बाथरूम में चला गया।
थोड़ी देर में तैयार होकर हॉस्पिटल निकल गया। उधर नंदिता भी उठ खड़ी हुई। आनंद से बात करने के बाद उसका मन प्रसन्न हो गया था और वह हल्का हल्का गुनगुनाते हुए अपने बालों को सुलझा रही थी। बालों को सुलझाते हुए अचानक से कानों में आनंद की आवाज गूंज उठी, खुला छोड़ दो ना बालों को डॉट डॉट। नंदू के चेहरे क्यूट स्माइल आ गई। नंदिता ने बालों को खुला छोड़ा और सिर्फ एक छोटा सा क्लीचर लगाकर बाहर आई। तब तक दिवाकर और मधु सब लोग उठ चुके थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। आ गई नंदू बेटा, बहुत थकान हो गई थी इसलिए आज देर से उठी हो, मधु बोली। जी भाभी, बहुत लंबा सफर हो जाता है तो थकान तो हो ही जाती है। पता ही नहीं चला मुझे कब नींद लग गई, वह तो सुबह डॉक्टर साहब का कॉल आया तब नींद खुली ठीक से, नंदिता ने कहा और फिर वहीं सोफे पर बैठ गई। मधु ने उसे चाय का पकड़ाया। पता है भाभी, डॉक्टर साहब चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं और रात को तो वह क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉफी, एकदम कड़वी वाली वह पीते हैं। मुझे तो देखकर ही बड़ा अजीब लगता है, नंदू बोली तो मधु और दिवाकर मुस्करा उठे। मुझसे कह रहे थे कि तुम नहीं पी रही। अब मैं उन्हें कैसे कि उनकी वजह से मैंने कॉफी पीना तो शुरू कर दिया है, बिना चीनी की, पर वह कड़वी वाली कॉफी, उसको तो देखकर ही मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मुंह में डालूंगी तो वॉमिटिंग हो जाएगी, नंदिता ने हंसकर कहा। क्या जरूरत है पीने की? उनकी अपनी चॉइस है, तुम्हारी अपनी। तुम्हें तो चाय पसंद है न, तो वही पिया करो, दिवाकर बोले। जी भाई साहब, नंदिता बोली। थोड़ी देर में तैयार होकर दिवाकर बच्चों को लेकर स्कूल निकल गए और नंदिता किचन में आकर मधु की मदद करने लगी। और वहां पर रसोई पूजन हो गया तुम्हारा? मधु ने पूछा। जी भाभी, अगले दिन ही करवा दिया था मम्मी जी ने डॉट। नंदू बोली। चलो अच्छा है, अब जब यहां से जाओगी तो थोड़ा बहुत काम संभाल लेना, मधु ने कहा। जी भाभी, मदद करूंगी, बाकी ज्यादातर काम तो माला दीदी करती है। मम्मी और चाची भी किचन में काम करती हैं तो मैं उनकी मदद कर दिया करूंगी। बाकी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं जब चाहे तब जॉब शुरू कर सकती हूं वहां भी, नंदू बोली तो मधु ने उसकी तरफ देखा। मैं सोच रही हूं कि कोई एनजीओ देखती हूं जहां पर मैं ऐसे ही गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाया करूंगी, नंदू ने कहा। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी नंदू। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम ऐसे ही काम करो जिससे लोगों की मदद भी हो, मधु बोली। मधु के साथ नंदिता का पूरा दिन बातें करते करते यूं ही निकल गया। बीच बीच में एक दो बार उसने आनंद को मैसेज भेजा पर आनंद बिजी था तो उसने कॉल नहीं किया। दिल्ली। अर्नव ने नेहा को फोन लगाया। हाँ आर्यन बोलो। बहुत दिनों बाद कॉल किया, कहाँ थे इतने दिनों से? नेहा ने सवाल शुरू कर दिए। यार थोड़ा एक फैमिली फंक्शन में बिजी था इसलिए बात नहीं कर पाया, अब बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है? अर्नव ने कहा। सब ठीक चल रहा है, एकदम मस्त, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? कंपनी में काम ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं? सब बढ़िया है। अच्छा नेहा सुनो ना, तुमसे मिलना था, अर्नव ने कहा। क्यों, क्या हुआ, कोई खास बात? नेहा बोली। अरे दोस्त है हम और दोस्ती के नाते मिल तो सकते हैं ना? काफी दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई है। एक दिन मिलने का प्लान बनाओ न प्लीज डॉट, अर्नव ने कहा। ठीक है तो फिर आज शाम मिलते हैं, नेहा बोली। ओके डन। आज शाम को तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के बाहर से पिक करता हूं। फिर कॉफी पीने चलेंगे, अर्नव ने कहा। ठीक है मैं इंतजार करूंगी, नेहा बोली और कॉल कट कर दिया। शाम को अर्नव नेहा के ऑफिस से थोड़ी दूरी पर जाकर उसका वेट करने लगा। नेहा का ऑफिस खत्म हुआ तो बाहर आकर उसने अर्नव को कॉल किया। नेहा मैं यहीं पर हूं, पार्किंग में आ जाओ तुम, अर्नव ने कहा तो नेहा उधर चली गई। अर्नव ने उसके लिए दरवाजा खोला और नेहा बैठ गई। और बताओ कैसा चल रहा है? अर्नव ने कहा। सब ठीक चल रहा है आर्यन, बस काम का ही प्रेशर है, नेहा ने कहा। काम तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत कभी दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, अर्नव बोला। इसलिए तो आई हूं। चलो अभी कहाँ चलने वाले हो? मुझे भी थोड़ी सी आउटिंग की जरूरत थी, नेहा ने कहा। ठीक है यही पास ही कॉफी शॉप है, वहीं पर चलते हैं, अर्नव बोला और दोनों कॉफी शॉप पर निकल गए।
अर्नव ने कॉफी ऑर्डर की और नेहा की तरफ देखा। बहुत दिन से सोच रहा था तुमसे मिलने की, पर मेरे बड़े भाई की शादी थी तो उसी में बिजी रहा और फिर आकर ऑफिस का काम शुरू हो गया तो टाइम ही नहीं निकाल पाया, अर्नव बोला। लेकिन अच्छा किया ना, अभी टाइम मिला तो अब मिल लिए, और फैमिली पहले है उसके बाद कुछ और है, नेहा ने कहा। तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकूं ताकि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, अर्नव बोला तो नेहा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें जानना समझना चाहता हूं और शायद तुम भी मुझे जानना चाहती होगी, अर्नव ने कहा। तुम बहुत फ्रैंक को आर्यन, और मैं इतना ज्यादा जल्दी नहीं सोचती और ना ही किसी रिश्ते में आगे बढ़ती हूं। दोस्ती ठीक है, पर इससे आगे अभी मैंने सोचा नहीं है, नेहा बोली। तो कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से सोचो, मुझे कौन सी जल्दी पड़ी है। मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप साथ ही बहुत खुश हूं, अर्नव ने तो नेहा भी मुस्कुरा उठी। वही दूसरी तरफ बैठे निमेश ने अर्नव को देख गहरी सांस ली। ये नहीं सुधर सकते। कौन लड़की है ये? ऐसा लगा भाभी की फ्रेंड है। नहीं नहीं, दिख भी ठीक से नहीं रही। खैर जाने दो, निमेश बोला और फिर निकल गया। कॉफी पीकर और थोड़ी देर बातचीत करके अर्नव ने नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ दिया और वह अपने घर निकल गया। कई दिनों बाद नेहा से मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी तरफ झुकाव महसूस कर रहा था, पर अपने फ्लर्टी नेचर के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। वह नेहा को भी दूसरी लड़कियों की तरह देख रहा था जिनके लिए वह अक्सर आकर्षित होता था, और फिर कुछ दिनों बाद सब खत्म हो जाता था। एक डेट और कुछ क्वालिटी टाइम और सब खत्म। शिवांश पूरा दिन टेंशन रहा कि कहीं आनंद सबको सच बता दे। आनंद ने पूरा दिन किसी को कुछ नहीं बताया और हॉस्पिटल निकल गया। शिवांश ने राहत की सांस ली, पर अभी तक आनंद ने उससे भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए शिवांश को थोड़ी टेंशन थी। उसने एक दो बार और अरुणा से बातचीत की, इस बार उसने अरुणा के परिवार और ठाकुर साहब के बारे में कोई बात नहीं की थी। रूबी से भी उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, पर ज्यादा बात करने की आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक डर उसके मन में बैठा हुआ था जब से उसे पता चला था कि आनंद को सारा सच पता है पहले से ही। शाम को आनंद घर आया और अपने कमरे में जाने लगा कि तभी शिवांश और डायरी का ख्याल आया। उसने हॉल में नजर डाली तो सब लोग थे, पर शिवांश नहीं था। आनंद तुरंत उसके कमरे में गया और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शिवांश ने उसकी तरफ देखा। डायरी मैंने कल रात ही पढ़ ली थी, पर सुबह जल्दी निकल गया था, तुमसे बात नहीं कर पाया। जो हुआ गलत हुआ, उस डायरी को पढ़ने के बाद है, मैं भी यही मानता हूं। और मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगा, तुम पूरी कोशिश कर सकते हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा और जितना हो सकेगा बुआ जी को भी समझाने की कोशिश करूंगा, आनंद ने कहा। और तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उन्हें हर्ट मत कर देना अपनी किसी बात से। उन्होंने उस रिश्ते के टूटने का बहुत दर्द सहा है, आनंद बोला। रिश्ता टूटा ही कहा है भैया। एक एक नाराजगी है दोनों के बीच, और दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की इस बात की कि नाराजगी दूर करें, शिवांश बोला। फूफा जी भी तो बुआ जी को लेने आ सकते थे ना, आनंद बोला। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ कि उनके कदम भी न उठे हो और वह भी यही उम्मीद कर रहे हो कि मम्मी आएगी, शिवांश बोला। ठीक है ये भी, आनंद बोला। एक बार ही सही मम्मी वापस तो जाती। किसी ने भी पहल नहीं की, क्यों? इसका कारण मैं नहीं जानता, शिवांश बोला। जो भी रहा हो उनका वह दोनों ही जानते होंगे, समझते होंगे, पर मैं चाहता हूं कि बुआ जी की जिंदगी में खुशियां आए। रूबी को उसके पिता का प्यार और उनका साथ मिले, और इसके लिए मैं किसी से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, और जहां भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम बेझिझक बता सकते हो, आनंद ने कहा। थैंक यू भैया, शिवांश बोला और आनंद के गले लग गया। मैं भी हमेशा यही चाहता हूं कि मेरी फैमिली के सब लोग खुश रहें, आनंद बोला और कमरे से बाहर निकल गया। तभी सामने से अर्नव आता दिखाई दिया। और अर्नव कैसे हो? ऑफिस कैसा चल रहा है? आनंद बोला। सब बढ़िया चल रहा है भैया, और आपको अपने भाई पर तो विश्वास है ना? अर्नव ने कहा। तुम पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास है, खुद से भी ज्यादा। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, पर मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा भाई कभी कोई गलती कर सकता है, और देखना जल्दी ही तुम ऑफिस में अपनी पोजीशन बना लोगे, आनंद ने कहा।
थैंक यू भैया, कम से कम एक आप तो हो जो मुझ पर विश्वास करते हो, बाकी लोगों को तो मैं नकारा निकम्मा लगता हूँ, अर्नव नौटंकी करता हुआ बोला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को तुम नकारा और निकम्मे नहीं लगते हो। तुमने ऑफिस संभाल लिया है और पापा और चाचा जी दोनों ही इस बात से बहुत खुश हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम और निमेश बहुत ही अच्छे से सारी जिम्मेदारियां संभाल लोगे, आनंद ने कहा तो अर्नव मुस्करा उठा। मैं तो वैसे भी अलग फील्ड में हूं, तो मुझे न बिजनेस का कुछ पता है और ना ही ऑफिस का। पर तुम दोनों जल्दी ही पापा और चाचू की पूरी जिम्मेदारी ले लोगे, मुझे विश्वास है, आनंद ने कहा। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, और इसलिए इस रास्ते पर मैंने और अर्नव भैया ने कदम बढ़ा दिए हैं। हम दोनों धीरे धीरे सीख रहे हैं और जल्दी ही सब कुछ सीख जाएंगे, बाहर से आता हुआ निमेश बोला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीख जाओगे। जब मेहनत इतनी कर रहे हो तो उसका असर जरूर दिखेगा, आनंद ने बोला। आनंद बेटा, अब तुम भी जल्दी आ गए हो तो फ्रेश हो जाओ, सब साथ में डिनर करेंगे, संध्या ने तभी वहां आकर कहा। जी मम्मी, मैं बस अभी आधे घंटे में आया, आनंद बोला और अपने कमरे में चला गया। अर्नव निमेश, तुम लोग भी फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक खाना लगवाती हूँ, संध्या बोली तो अर्नव और निमेश भी अपने कमरे में जाने लगे। वैसे आप ना भैया, मानना पड़ेगा आपको। आपकी सारी बात, ढेर सारी गलतियां और सारी बदमाशियां सिर्फ मुझे पता है। आनंद भैया को आपके बारे में कोई भनक नहीं है, निमेश बोला। यही तो टैलेंट है बेटा, और तू तो मेरे बराबर का है, हर समय हर क्लास में मेरे साथ रहा है, इसलिए तुझे पता है। अगर 1-2 साल भी आगे पीछे होता ना तो तुझे भी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होता, अर्नव बोला। और भैया सब आप पर बहुत विश्वास करते हैं, खासकर आनंद भैया, इसलिए कभी भी उनके विश्वास का फायदा मत उठाना आप, और उन्हें कभी भी धोखा मत देना, निमेश बोला। यार तू फिर शुरू हो गया। हद है यार, तू भी कभी नहीं सुधर सकता, अर्नव ने निमेश की पीठ पर धौल लगाई। अगर आप नहीं सुधर सकते तो मैं क्यों सुधरूं भला, निमेश बोला और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। मैं आनंद भैया से क्यों झूठ बोलूंगा और क्या धोखा दूंगा। उनकी फील्ड और उनकी जिंदगी अलग है, मेरी फील्ड और मेरी जिंदगी अलग है। और रही बात है मेरी गर्लफ्रेंड्स की, तो इस निमेश को मेरी गर्लफ्रेंड की बात इतनी ज्यादा क्यों खटकती है। वह मेरा पर्सनल मैटर है। गर्लफ्रेंड्स मेरी घर के बाहर है तो उनका ना ही मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे घर में कोई इन्वॉल्वमेंट है। फिर मैं क्यों आनंद भैया को कुछ भी झूठ बोलूंगा या उन्हें अपने किसी मैटर में इन्वॉल्व करूंगा, अर्नव ने खुद से ही कहा और फिर गहरी सांस ली। आनंद अपने कमरे में आया और चेंज करने के बाद फोन लेकर नंदिता को वीडियो कॉल लगाया। हेलो डॉक्टर साहब, आपके फोन का इंतजार कर रही थी, नंदिता की खिलखिलाती आवाज आई। सॉरी नंदू, तुम्हारे मैसेज देखे मैंने, दिन में पर बहुत बिजी था तो कॉल नहीं कर पाया। सोचा था घर आकर ही बात करूंगा और जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और तुरंत तुम्हें कॉल लगाया है मैंने, आनंद बोला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब मुझे फोन करने के लिए, और मैं समझती हूं। आप परेशान मत हुआ करो मेरे मैसेज को देखकर। बस मैं तो ऐसे ही कर देती हूं, आप जब फ्री हो तभी कॉल किया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके कॉल का इंतजार कर लूंगी, नंदिता बोली। सो स्वीट ऑफ यू नंदू, आनंद ने कहा तो नंदिता मुस्कुरा उठी। और आज पूरा दिन क्या करती रही, आनंद बोला। कुछ नहीं, बस धूप में बैठकर भाभी से बातें करती रही, वहां के बारे में सब कुछ बताती रही, नंदू बोली। और हमारे बारे में? हमारे बारे में भी बताया क्या, आनंद ने कहा। हमारे बारे में क्या बताना था, नंदिता ने पूछा। मतलब हमारे बारे में कुछ नहीं पूछा भाभी ने, आनंद ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं पूछा, और आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, इतनी अकल तो है मुझमें कि किसको क्या बताना है पता, नंदिता ने कहा तो आनंद के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। हाँ वह तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अक्ल बहुत है, आनंद ने कहा। आप मुझे छेड़ने क्यों लग जाते हो, नंदू बोली। मेरा हक है, मेरा हक है तंग करने का भी और प्यार करने का भी, इसलिए, आनंद ने कहा। नंदू ने उसकी आंखों में देखा। अच्छा आप बताइए आपका दिन कैसा बीता, नंदिता बोली। बहुत हेक्टिक था। कल संडे था तो सर्जरी मंडे के लिए शेड्यूल कर दी जाती है। आज पूरा दिन सर्जरी में ही निकल गया और फिर थोड़ी देर ओपीडी भी थी। अभी फ्री हुआ हूं,
आनंद ने कहा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और खाना खा लीजिए, फिर सोने से पहले एक बार कॉल कर लेना मुझे, नंदिता ने कहा। बिल्कुल, आनंद बोला और कॉल डिस्कनेक्ट करके नीचे आ गया जहां पर सब लोग खाने के लिए आ चुके थे। आनंद भी आकर बैठा और खाना शुरू किया। संध्या उसके पास ही बैठी थी। मम्मी, नंदू को वापस कब लाना है? अचानक से आनंद बोला तो सबने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है नंदिता को वापस कब लाना है? आनंद ने दोबारा कहा तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा और उसी के साथ अर्नव, निमेश, रूबी, मिताली, संध्या, रूपाली और अरुणा खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला? आनंद ने कहा। देखो मम्मी, भैया इतने उतावले हुए जा रहे हैं। भाभी को गए हुए अभी से एक दिन निकला है और यह बुलाने की बात कर रहे हैं। अर्नव ने कहा। और सिर्फ 2 दिन में नंदिता से नंदू। नॉट पेड भैया, मिताली बोली और सब वापस हंसने लगे। अब आनंद को समझ में आया कि सब क्यों हंस रहे थे तो उसने झेंप के चेहरा झुका लिया। तो क्या हुआ भाई, उसका हक बनता है उसके लिए उतावले होने का। बीवी है उसकी, संध्या ने आनंद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मम्मी, आप भी मुझे तंग कर रही हो, आनंद ने कहा। नहीं नहीं, मैं तंग नहीं कर रही हूं और तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं कल ही पंडित जी से मिलती हूं और पूछती हूं उनसे कि कौन सा दिन शुभ है उसे वापस लाने के लिए, संध्या ने कहा तो आनंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे ऐसे नंदिता के लिए बेचैन देख शोभना भी मुस्कुरा उठी। डिनर के बाद आनंद अपने कमरे में आया और बिस्तर पर जा गिरा। गजब कर दिया इन लोगों ने भी। मजाक तो ऐसे बना रहे थे जैसे मैंने कुछ ऐसी बात कर दी हो जो नहीं करनी थी। अपनी बीवी को ही तो वापस बुलाने के बारे में पूछा। क्या वाकई में मैंने ऐसी कोई अजीब बात कर दी थी जिसके लिए सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे? आनंद खुद से ही बोला और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत नंदिता को कॉल लगाया। हाँ जी डॉक्टर साहब, हो गया आपका डिनर, नंदू बोली। डिनर तो ठीक है पर अच्छा खासा मजाक भी बन गया। मेरा? आनंद बोला। मजाक किसने बनाया, कब और क्यों, मुझे भी जानना है, नंदू बोली। जानने का कुछ नहीं यार। डिनर के समय मैंने मम्मी से पूछ दिया कि नंदिता को वापस कब लाना है, तो सब लोग हंसने लगे यह बोलकर कि मैं उतावला हो रहा हूं तुम्हें लाने के लिए। आनंद बोला तो नंदिता भी हंसने लगी। मतलब अब तुम भी बनाओ मेरा मजाक। अब इसमें हंसने की क्या बात हो गई? आनंद ने कहा। अभी मैं कल ही तो आई हूं और आज ही आप मम्मी से पूछने लगे कि कब लाऊं वापस, तो सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि आप उतावले हुए जा रहे हो मुझे वापस लाने के लिए, नंदिता ने कहा। हाँ सो तो है, पर इसमें बुराई की क्या बात है? तुम मेरी वाइफ हो, हक है मेरा तुम्हें अपने पास रखने का, तो मैंने गलत क्या बोल दिया? आनंद मुंह बनाकर बोला। बिल्कुल आपका हक है मुझे अपने पास रखने का। ठीक वैसे ही उन लोगों का भी हक है यूं मजाक मस्ती करने का, नंदिता ने कहा तो आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वाकई में नंदू, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगा। सिर्फ 2 दिन रुकी हो तुम मेरे साथ और ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कब से हम साथ में थे, आनंद ने कहा। नंदिता खामोश रही। वैसे तुमको मेरी याद नहीं आ रही क्या? तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे मिस कर रही हो। तुमको खालीपन लग रहा है या कुछ भी? आनंद ने कहा तो नंदू ने उसकी आंखों में देखा। हर बात कहना जरूरी नहीं होती है ना डॉक्टर साहब, कुछ बातें महसूस भी की जाती है, नंदू बोली। पर मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम मेरे लिए क्या महसूस कर रही हो? तुम इतनी दूर हो और मैं यहां हूं, आनंद ने कहा। मैं भी आपको मिस कर रही हूं डॉक्टर साहब। बस हम लड़कियां हर चीज इतनी जल्दी बोलती नहीं है जैसे आप लोग एकदम से बोल देते हो, नंदिता ने कहा। अभी ये कौन सा लॉजिक है? मिस कर रही हो तो कर रही हो, इसमें लड़के और लड़की वाली क्या बात है? जब मैं बोल सकता हूं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं बोल सकती कि तुम मुझे मिस कर रही हो और तुम भी चाह रही हो कि मैं जल्दी से तुम्हें लेने आऊं, आनंद ने कहा तो नंदिता ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। तुम्हारा अलग स्टाइल है। जब तुम्हें जवाब नहीं देना होता है ना तो बस स्माइल करी और नीचे देखने लगती हो। दिस इज नॉट फेयर नंदू। मैं कुछ पूछूं तो जवाब तो दिया करो, आनंद ने कहा। हाँ तो जवाब दे रही हूं ना आपकी सारी बातों का।
अब हर बात का तो जवाब नहीं होता ना, नंदू बोली। न बताने का अच्छा बहाना है। चलो अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं, वैसे भी मैं भी थक गया हूं और फिर देखते हैं मम्मी कब का बोलती है तुम्हें लेने आने का, आनंद ने कहा। ठीक है, जब का भी बोलेंगी तब ठीक है। बाकी हम बात तो कर ही रहे ना, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, और फिर इस बार जब आऊंगी तो इतनी जल्दी वापस भी जाना नहीं होगा, नंदिता ने कहा। तो इतनी जल्दी नहीं जाने भी नहीं दूंगा, समझी तुम, आनंद पूरे अधिकार से बोला। नंदू को बहुत अच्छा लगा उसका यूं बोलना। ओके बाबा, जैसी आपकी मर्जी, नंदिता ने कहा। ठीक है, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना, आनंद बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नंदिता ने फोन को अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस बार आपने मुझे शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। थैंक यू मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। थैंक्स मुझे मिस करने के लिए और अपनी लाइफ में मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। नंदिता खुद से बोली और फिर आंखें बंद कर ली, पर चेहरे की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। आनंद ने भी कॉल कट किया और बिस्तर पर जा गिरा। सॉरी नंदू, पिछली बार तुम्हें हर्ट कर दिया था, पर इस बार मैंने सोच रखा था कि तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। जब तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, तो फिर मैं खुद से भी कोशिश करूंगा। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पिछली बार पर शायद कमी मेरी तरफ से रह गई थी। पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम दोनों के रिश्ते के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा, खासकर अंजलि तो कभी भी नहीं। अब उसका जिक्र भी मेरी जिंदगी में नहीं होगा, आनंद बोला और फोन खोल नंदू का फोटो देखा। अब सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है मुझे, और सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना है और किसी को नहीं। कुछ तो बात है, तुम में की थोड़ी कोशिश मैंने की है और कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ चल दिए हैं। तुमसे बातें करने में बहुत ही खुशी महसूस होती है। क्या है यह मैं नहीं समझता, नहीं पता, पर जो भी है मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है नंदू, एंड आई रियली मिस यू। अब मम्मी जल्दी से बताएं कब तुम्हें लेने आना है, तो तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगा, और इस बार तुम्हें इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, तब तक तो नहीं जब तक कि हम दोनों का रिश्ता एकदम गहरा और मजबूत नहीं हो जाता। तब तक तो तुम्हें खुद से दूर होने ही नहीं दूंगा, आनंद बोला और आंखें बंद कर ली। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। संध्या ने पंडित जी से बात कर ली थी और उन्होंने नंदिता को वापस बुलाने के लिए 4-5 दिन बाद सोमवार का मुहूर्त बताया था। संडे को वह गई थी और उसे वापस मंडे को आना था। कुल मिलाकर पूरा एक हफ्ता था। आनंद और नंदू की बातचीत होती रहती और दोनों एक दूसरे के और भी बेहतर तरीके से जान रहे थे और समझ रहे थे। आनंद को पंडित जी की यह बात पसंद नहीं आई थी कि नंदिता को एक हफ्ते बाद लाना है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपनी तैयारी कर ली थी कि वह संडे को निकल जाएगा। वैसे भी संडे को उसकी छुट्टी होती है और उसने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी सर्जरी मंडे को शेड्यूल न की जाए। नंदिता ने कहा था कि वह कम से कम एक दिन रुके, तो उसने अपनी फ्लाइट बुकिंग संडे की मॉर्निंग की फ्लाइट की करा ली थी और वहां से रिटर्न आने के लिए मंडे इवनिंग की फ्लाइट थी। देखते देखते समय निकल गया और संडे आ गया। आनंद सुबह की फ्लाइट से जबलपुर के लिए निकल गया। इस एक हफ्ते में शिवांश अरुणा के काफी करीब आ गया था। वह अरुणा से के साथ अक्सर ही बातचीत किया करता था। अरुणा भी उससे खुल गई थी और उसे बेहद चाहने भी लगी थी। शिवांश से अक्सर ही अपने और ठाकुर साहब के बारे में भी बात कर लेती थी, और जब भी मौका मिलता था शिवांश उसे समझाता था कि एक बार वापस जाना चाहिए या ठाकुर साहब से बात करनी चाहिए, पर अरुणा हमेशा ही टाल जाती थी। उधर दिवाकर के घर में भी सुबह से तैयारियां चल रही थी, उन्हें पता था कि आनंद आ रहा है। सुनो मधु, मैं आनंद बाबू को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूं, दिवाकर ने कहा। ठीक है, जा रहे हैं तो एक काम कीजिए, नंदू को भी ले जाइए साथ में, मधु ने कहा। नंदू वहां जाकर क्या करेगी, मैं बस उन्हें लेकर अभी आता हूं, दिवाकर बोले। आनंद बाबू आ रहे हैं, नंदू को देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, मधु बोली। नहीं भाभी, मैं नहीं जा रही हूं, मैं घर में आपकी मदद कर देती हूं, नंदिता बोली। उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था यूं दिवाकर के साथ है जाने में। ठीक है, मैं लेकर आता हूं, दिवाकर बोले और निकल गए। यह तुम्हारे भाई साहब भी हमेशा बुद्धू ही रहेंगे, मधु ने कहा तो नंदू मुस्कुरा उठी।
कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी उनके साथ जाने में मुझे अजीब लग रहा था। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मैं भाई साहब के साथ जाकर उन्हें लेकर आती। नंदू बोली। अरे आजकल ऐसा होता है, तुम जाती तो आनंद बाबू को अच्छा लगता, मधु बोली। कोई बात नहीं भाभी, अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, वह तो घर पर ही मिलना हो ही जाएगा, नंदिता बोली और फिर मधु के साथ काम करने में मदद करने लगी। नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। अब तो डॉक्टर साहब की फ्लाइट लैंड कर गई होगी और भाई साहब भी पहुंच गए होंगे, नंदिता ने मन ही मन सोचा और फिर अपना फोन उठाकर देखा पर अभी तक आनंद का कोई मैसेज नहीं था। थोड़ी देर बाद उसका फोन बज उठा। नंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से फोन उठाया। हाँ नंदू, मेरी फ्लाइट लैंड कर गई है, बस मैं अब बाहर ही आ रहा हूं। भाई साहब आए हैं ना लेने के लिए, आनंद ने कहा। आए हैं, वह आपको बाहर ही मिल जाएंगे, नंदू बोली। ठीक है आता हूं, आनंद ने कहा और कॉल कट संध्या को भी अपने पहुंचने की जानकारी दे दी। एयरपोर्ट से बाहर आया वह तो दिवाकर उसे इंतजार करते दिखे। नमस्ते भाई साहब, आनंद ने कहा। नमस्कार आनंद बाबू, चलिए। परेशानी तो नहीं हुई कोई आपको? दिवाकर बोले। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। इतनी ज्यादा लॉन्ग फ्लाइट भी नहीं है, आनंद ने कहा और फिर दिवाकर के साथ निकल दिया। दिवाकर उससे दिल्ली उसके हॉस्पिटल वगैरह की बातचीत करते रहे और आनंद आराम से उनकी बातों का जवाब देता रहा। आधा घंटा हो गया है, अब तो डॉक्टर साहब आने वाले होंगे, नंदिता ने मन ही मन सोचा और फिर किचन से कमरे में आई। एक बार ऊपर से नीचे तक खुद को निहारा और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ध्यान अपने बालों पर गया जिसको उसने जुड़े में बांध रखा था। आनंद की कही बात याद आ गई, इन्हें खुला ही रहने दो ना, और नंदिता ने जुड़ा खोलकर बालों को कंघी करके खुला ही छोड़ दिया। दुपट्टा उठाया और हॉल की तरफ चल दी, तभी डोरबेल बजी और नंदिता के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। देखो जरा, शायद तुम्हारे भाई साहब और आनंद बाबू आ गए होंगे, मधु ने किचन से आवाज लगाई तो नंदू ने दरवाजा खोला। सामने दिवाकर के साथ आनंद खड़ा हुआ था, चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट लिए। नंदिता ने उसे देखा और फिर हाथ जोड़ दिए। आनंद ने आंखें बड़ी करके उसे देखा और फिर मुस्कुरा उठा और दिवाकर के साथ अंदर आया। बैठिए आनंद बाबू। दिवाकर बोले तो आनंद वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी मधु भी आ गई और मिंटू प्रांशु भी। नमस्कार आनंद बाबू, ठीक से आ गए, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मधु ने पूछा। नहीं भाभी, भी कोई परेशानी नहीं हुई और फिर भाई साहब तो आ ही गए थे लेने, आनंद बोला। मिंटू प्रांशु ने मधु के इशारे पर आनंद को प्रणाम किया तो आनंद ने जैकेट से निकाल दोनों को चॉकलेट दे दी। थैंक्स फूफा जी, मिंटू प्रांशु ने आनंद के गाल पर किस्सी कर दी तो आनंद मुस्करा उठा। नंदू, आनंद बाबू को कमरे में ले जाओ, फ्रेश हो जाएंगे, तब तक मैं कॉफी और नाश्ते का इंतजाम देखती हूं, मधु बोली तो नंदिता उठ खड़ी हुई। डॉक्टर साहब आइए, नंदू बोली तो आनंद उसके पीछे उसके कमरे में आया। नंदू ने कबर्ड खोलकर टॉवल निकाली और आनंद को दे दी। वह उधर वॉशरूम है, आप हाथ मुंह धो लीजिए डॉक्टर साहब, नंदिता बोली। आनंद ने टॉवल बेड पर रखी और आगे बढ़कर नंदिता को अपने सीने से लगा लिया। 1 हफ्ते बाद तुम्हें देख रहा हूं और तुम हो कि हाथ मुंह धो लीजिए। एक वार्म हग तो बनता है ना? आनंद ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और उसके हाथ खुद ब खुद आनंद की पीठ पर आ गए। अब थोड़ा सा सुकून मिला है, आनंद ने नंदिता से अलग होकर उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा तो नंदिता के चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई। जैसा तुमने कहा था, 1 नहीं 2 दिन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, आनंद ने कहा। 2 दिन? नंदिता ने आंखें छोटी करके कहा। क्यों, अभी दोपहर के 1 बजा है, तो आज का पूरा दिन और आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन। कल शाम को 6 बजे हमारी फ्लाइट है, तो अब घुमाओ मुझे, कितना जबलपुर घुमाना है? आनंद ने उसके कंधों पर हाथ रख उसकी आंखों में देखा। पर आप तो कह रहे थे कि आपने जबलपुर पूरा देखा हुआ है, नंदिता ने धीरे से कहा। घुमा हुआ है, पर अब तुम्हारे साथ घूम के तो मुझे लगता है सब कुछ नया ही लगेगा, आनंद बोला तो नंदिता की स्माइल बड़ी हो गई। चलिए अब आप फ्रेश हो जाइए, भाभी बाहर इंतजार कर रही होंगी, नंदू बोली। चलो ठीक है, आनंद बोला और फिर फ्रेश होकर दोनों बाहर आए जहां पर दिवाकर और मधु नाश्ते और कॉफी के साथ दोनों का इंतजार कर रहे थे।
आनंद बाबू अभी थोड़ा सा फुल्का नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, मधु बोली। भाभी अभी कॉफी पी लूंगा, नाश्ता मैं घर से करके ही निकला था, आनंद बोला। अरे ऐसे कैसे, सुबह से मैं और नंदू आपके लिए इतना कुछ बना रही हैं। एक बार टेस्ट करना तो बनता है। मधु ने प्लेट आनंद के आगे कर दी तो आनंद मना नहीं कर पाया। उसने थोड़ा बहुत खाया और फिर कॉफी पीकर दिवाकर के साथ बातचीत करने लगा। नंदिता मधु के साथ किचन में जाकर लंच की तैयारी करवाने लगी और उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। लंच के बाद, भाभी मैं डॉक्टर साहब को लेकर भेड़ाघाट जा रही हूं। जाऊं? नंदू ने पूछा। अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है, जहां तुम्हें जाना हो जाओ। अपने पति के साथ जा रही हो, मुझसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मधु ने हंसकर कहा और फिर नंदिता आनंद के साथ निकल गई। दिवाकर ने आनंद को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी थी ताकि आराम से घूम सके। दोनों भेड़ाघाट पहुंचे और वाटरफॉल देखने लगे। नंदू रेलिंग पकड़कर खड़ी हुई सामने गिरते पानी को देख रही थी। सर्दी का मौसम था तो वहां पर भी काफी ठंडक हो रही थी और हवा से उड़ता हुआ ठंडा पानी शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। नंदू खोई हुई थी वाटरफॉल की खूबसूरती में और आनंद एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। तभी नंदिता को अपने हाथ के ऊपर स्पर्श महसूस हुआ तो उसने हाथ की तरफ देखा जिसे आनंद ने अपने हाथ में थाम लिया था और उंगलियों के बीच उंगलियां फंसाकर सख्त पकड़ बना ली थी। नंदू ने आनंद की तरफ देखा और फिर उसके कंधे से सिर टिका लिया और सामने देखने लगी। ये पल एक खूबसूरत एहसास दे रहे थे दोनों के दिलों को। एक दूजे की नज़दीकी दोनों को ही अच्छी लग रही थी। आनंद ने उसको कंधे से हाथ रख खुद के करीब कर लिया। 1 घंटे वहां पर रहने के बाद दोनों वहां से निकल गए। दोनों एक दो जगह और गए, तब तक रात हो गई थी। अब कहाँ चलना है नंदू? आनंद ने कहा। बस थोड़ा सा आगे पप्पू चाट वाला है, नंदू बोली। चाट इस टाइम? आनंद बोला। तो इसी टाइम पर तो पानी पूरी खाते हैं, और कब खाएंगे? नंदू ने कहा। तुम ठेले से पानी पूरी खाओगी? आनंद बोला। तो और क्या, पानी पूरी खाने के लिए क्या कोई 5 स्टार होटल जाता है? नंदू ने कहा तो आनंद ने उसे आंखें छोटी करके उसे देखा। मुझे घूरना बंद कीजिए, बस थोड़ा सा 500 मीटर आगे लेफ्ट साइड में जो ठेला है वहां पर चलकर रोकिए। आज आपको वर्ल्ड की बेस्ट पानीपुरी खिलाऊंगी मैं, नंदू बोली तो आनंद ने आगे जाकर गाड़ी ठेले के पास रोक दी। नंदू ने गाड़ी का दरवाजा खोला और झट से बाहर निकलकर आनंद की तरफ का गेट खोल दिया। आनंद का हाथ पकड़ उसे बाहर बाहर निकाला। वर्ल्ड की बेस्ट पानीपुरी खाने जा रहे हैं आप, तो अपनी डॉक्टरी और हाइजीन एक साइड में रख दीजिए। मतलब कि यही कार में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ में हाइजीन लेकर चले तो पानीपुरी नहीं खा पाओगे, नंदिता ने कहा। ओके बाबा चलो, आनंद बोला और उसके साथ ठेले पर आया। ठेले वाले नंदू को देखा तो उसके चेहरे पर 100 बल्बों की चमक आ गई। अरे नंदू दीदी, कितने दिनों बाद आई हो? और हो ये कौन है आपके पति परमेश्वर? शादी कर लिए हो आप नंदू दीदी? ठेले वाला बोला। हाँ पप्पू भैया, शादी कर लिए हैं हम, और यह हमारे पति परमेश्वर डॉक्टर आनंद राठौर, नंदिता ने कहा तो ठेले वाले लड़के ने हाथ जोड़ दिए। प्रणाम जीजा जी। बताइए कैसा दूं आपको? नेहा दीदी की तरह खट्टा मीठा या नंदू दीदी की तरह तीखा? पप्पू बोला तो आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसने नंदिता की तरफ देखा। आप पहले सिर्फ खट्टा तीखा खिलाओ पप्पू भैया, उसके बाद डॉक्टर साहब को मिर्ची लगेगी तो मीठा डाल देना, नंदू बोली तो पप्पू ने दोनों को दोने पकड़ा दिए और टिक्की बनाने लगा। आनंद उसकी एक एक एक्टिविटी देख रहा था। उसने हाथ डालकर पानी को घोला और उसके बाद आलू के अंदर मिर्च मसाला डालकर अपने हाथों से मिलाया। आनंद का मुंह बन रहा था पर नंदू के कारण उसने कुछ नहीं कहा। भैया थोड़ी सी मिर्ची और डालिए, नंदिता बोली तो उसने मिर्ची और तेज कर दी। आनंद की आंखें बड़ी हो गई। ठीक है अब खिलाइए, नंदू बोली तो पप्पू ने दोनों की प्लेट में पानी पूरी रख दी। नंदू ने पानी पूरी फटाक से उठाकर खा ली। आनंद ने उसे देखा और फिर उसने भी खा लिया। इतना तीखा और खट्टा था कि आनंद के नाक कान सब झंझना उठे। भैया थोड़ा तीखा और करिए, और इस पानी में आज खटास क्यों नहीं है? क्या कमी छोड़ दी है आपने?
नंदिता बोली तो आनंद की आंखें बड़ी हो गई। कितना तीखा है और खट्टा है, और कितना चाहिए तुमको नंदू? आनंद बोला। डॉक्टर साहब, जब पानी पूरी के पानी में खटास ना हो तब तक मज़ा ही क्या है, नंदू बोली और वापस से पानी पूरी खाने लगी। पप्पू ने आनंद को दूसरी देनी चाही तो आनंद ने हाथ सामने करके मना कर दिया। भैया मैं नहीं खा पा रहा, आनंद बोला। भैया इनको मीठी चटनी के साथ दो ना, नंदिता ने कहा तो पप्पू ने मीठी चटनी के साथ आनंद के लिए पानी पूरी बनाकर उसे दे दी। आनंद ने 1-2 पीस खाए और खड़ा होकर नंदू को देखने लगा जो कि गपागप पानीपुरी खाए जा रही थी, एकदम खट्टी और तीखी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और नाक एकदम लाल हो गई थी, पर नंदू थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस नंदू बहुत हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, आनंद बोला। नहीं होगा कुछ। ठीक है पप्पू भैया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी अगली बार, नंदू बोली। जब भी आप आओ तब आना जरूर, पप्पू बोला तो नंदू ने उसे पैसे दिए और आकर गाड़ी में बैठ गई। उसके आंसू अब निकल रहे थे और आंखें भी लाल हो रही थी। आनंद ने बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। नंदू पानी पी लो, बहुत तीखा था ला, आनंद बोला। पानी पी लूंगी तो सारा टेस्ट ही चला जाएगा। कुछ देर तक तो मुंह में टेस्टी पानी पूरी का टेस्ट रहना चाहिए, नंदिता बोली तो आनंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गजब होती हो तुम लड़कियां भी। इतना तीखा लग रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, नाक लाल हो रही है, पर फिर भी पानी नहीं पीना है, आनंद बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में वह लोग घर पहुंच गए। दिवाकर और मधुर हॉल में ही थे। मिंटू और प्रांशु ने उन दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास आ गए। बुआ फूफा जी, आप लोग अकेले अकेले घूमने गए, हमको क्यों नहीं लेकर गए? मिंटू बोला। सॉरी बेटा, कल चलेंगे तो तुम दोनों को लेकर चलेंगे, नंदू बोली। कल तो हमारा स्कूल है ना, आज संडे था तो हम चल सकते थे, प्रांशु बोला। उस टाइम पर आप दोनों ट्यूशन गए हुए थे ना, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, बुआ जी फूफा जी अगली बार आएंगे तब तुम उन लोगों के साथ घूमने चले जाना, ठीक है? मधु ने बच्चों को समझाया तो दोनों मान गए और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लग गए। मधु खाना बना रही थी। मैं भी मदद कर देती हूँ भाभी, नंदू बोली और उसकी मदद करने चली गई। आनंद दिवाकर से के पास बैठकर दिल्ली की बातचीत करने लगा। आनंद के सोने का इंतजाम मधु ने नंदू के कमरे में ही किया था। डिनर के बाद सब लोग आराम करने चले गए तो आनंद भी नंदिता के कमरे में आ गया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया नंदू? आनंद ने पूछा। इतनी सारी पानी पूरी खाने के बाद पेट में जगह नहीं बची थी कुछ खाने को, नंदू बोली। आनंद ने अपना बैग खोलकर लोअर टी-शर्ट निकाला और चेंज करके बिस्तर पर आ गया। उसने कमरे को गौर से देखा, एक मीडियम साइज का खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। नंदू बेड पर कुछ दूरी बनाकर उसके पास दूसरी साइड बैठ गई। तो एक हफ्ता कैसा बीता तुम्हारा? बहुत अच्छा लगा होगा न तुमको भाई साहब और भाभी के साथ रहकर, आनंद बोला। जिस घर में रहे हो आप हमेशा, उस घर की बात ही कुछ और होती है, और फिर उन दोनों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी भाभी अगर अपने मायके भी जाती थी तो मुझे लेकर जाती थी, नंदिता ने कहा। समझ सकता हूं मैं। दोनों को बहुत प्यार है तुमसे, दिखता है उनकी हर बात में, व्यवहार में, उनकी आंखों में, आनंद बोला। जब बहुत छोटी थी मैं तभी मम्मी पापा एक्सीडेंट में नहीं रहे थे, तब से भाई साहब ने मुझे पाला संभाला और फिर भाभी आ गई, उसके बाद से तो मम्मी पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। भाभी ने मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही संभाला है। भाई साहब और भाभी ऐसे भैया भाभी किस्मत से मिलते हैं डॉक्टर साहब, नंदिता ने कहा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और वह इमोशन हो गई। आनंद ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पास आने का इशारा किया तो नंदिता उसके पास आ गई। आनंद ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। समझ सकता हूं मैं नंदू, तुम जब चाहो जितना चाहो यहां आकर रह सकती हो। मैं समझ सकता हूं। किसी लड़की या लड़के के लिए उसके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यह बात मैं जानता हूं, और तुम्हारे लिए भाई साहब और भाभी तुम्हारे पेरेंट्स की जैसे ही है, इसलिए बिल्कुल भी उदास होने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है।
तुम जब भी मुझसे कहोगी कि तुम्हें आना है या तुम्हारा जब भी दिल करेगा तुम खुद से भी आ सकती हो बिना किसी को कुछ भी पूछे, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे घर आने का और इसके लिए तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह अधिकार है तो मैं खुद दे रहा हूं, आनंद ने कहा तो नंदू ने उसकी तरफ देखा। थैंक यू डॉक्टर साहब, नंदू ने भरी आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। सोने का प्लान नहीं है क्या आज? कल भी तुम्हारे साथ जबलपुर की बाकी जगहों पर घूमना है दोपहर तक। दोपहर के बाद तो हम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हमारी फ्लाइट है शाम की, तो हमें एयरपोर्ट में जाना होगा, आनंद ने कहा। हाँ लेकर चलूंगी ना मैं आपको बाकी जगह पर घुमाने के लिए, नंदिता बोली और आनंद से दूर होकर अपनी जगह पर आकर लेट गई। आनंद ने उसकी तरफ चेहरा किया और हमेशा की तरह बेड के बीच में अपना हाथ रखकर नंदिता की तरफ देखा। नंदिता ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उसी के साथ दोनों ने आंखें बंद कर ली। बिन बोले बिन कहे ही दोनों के बीच में एक अनजाना रिश्ता बन गया था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे की फिक्र थी, परवाह थी, एक दूसरे का साथ पाने की इच्छा थी और एक दूसरे का साथ देने की चाहत भी। पर अब तक प्यार का एहसास और इजहार नहीं था। नंदिता को जहां आनंद के लिए प्यार का एहसास था तो वही आनंद अभी तक समझ नहीं पाया था कि यह जो नंदिता के लिए उसके दिल में बेचैनी है, जो फिक्र है, उसके पास रहने की, उसके पास आने की जो चाहत है, वह असल में प्यार है। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे नंदिता से प्यार हो गया है। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले ही उसका अंजलि के साथ संबंध टूटा था और वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि इतनी जल्दी उसे दोबारा प्यार हो सकता है। पर वह नादान यह नहीं जानता था कि यह प्यार दोबारा नहीं हुआ है, बल्कि उसका पहला ही प्यार है अंजलि के साथ था, वह शायद प्यार नहीं था। सुबह आनंद की नींद हमेशा की तरह नंदू से पहले खुली और हाथ की टेक लगाकर वह नंदिता के मासूम और प्यारे चेहरे को देखने लगा। यहाँ पर उसे ना ही जिम जाना था ना ही एक्सरसाइज करना थी, तो उसके पास थोड़ा टाइम था अपनी प्यारी नंदू को निहारने का। किस खूबसूरती ऐसे ईश्वर ने तराशा है तुम्हें, आनंद ने मन ही मन कहा और ध्यान से नंदिता के चेहरे को देखा। बालों से आधा ढका चांद सा चमकता हुआ माथा और गहरी काली पलकों की झालर से ढकी हुई बड़ी बड़ी आंखें, नाक जो न ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा छोटी, चेहरे पर एकदम फिट बैठती खूबसूरत सी और सुर्ख गुलाबी होठ। आनंद नंदिता को देख रहा था कि ठीक तभी नंदिता की भी नींद खुली और नजर आनंद की नजरों से जा टकराई और फिर दोनों की आंखें मानो एक दूसरे की आंखों में उलझ कर रह गई। ना ही नंदिता ने अपनी पलकें गिराई और ना ही आनंद ने अपनी नजरें हटाई। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पलों बाद आनंद सरक कर नंदिता के पास आया और झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। गुड मॉर्निंग नंदू, आनंद बोला। नंदिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, नंदिता धीरे से बोली। इस खूबसूरत सुबह के लिए पिछले एक हफ्ते से परेशान था मैं कि जब मेरी आंखें खुले तो नजर के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा हो, उससे ज्यादा प्यारा और कुछ हो ही नहीं सकता, आनंद ने नंदिता के बालों में उंगली फिराकर कहा तो नंदिता उसकी तरफ देखा। आनंद ने उसके गाल से हाथ लगाकर वापस उसका चेहरा नीचे कर लिया। मुझे नहीं पता नंदिता कि यह क्या फीलिंग्स है, पर तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, सुकून देता है मुझे। ऐसा लगता है मुझे कि न जाने कब से तुम्हें जानता हूं, आनंद बोला। नंदू खामोशी से सुनती रही। अब तक मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और शायद मुझे भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है कि जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, पर कुछ तो है नंदू जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं और जल्दी ही समझना चाहता हूं, आनंद बोला। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, धीरे से उसके सीने पर अपना सिर टिका लिया। आप आराम से समझिए, पूरा टाइम दीजिए जितना जरूरत हो हमारे रिश्ते को समझने में, और जब आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे उस दिन का इंतजार है मुझे। जब आपको वाकई में प्यार हो जाएगा उस दिन आप बोलिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, नंदू बोली। एक बात बताओ नंदू, क्या इतनी जल्दी किसी को किसी से प्यार हो सकता है, आनंद बोला तो नंदिता उठकर बैठ गई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब तुम इस तरीके से खामोश हो जाती हो ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है। बताओ ना, क्या 2 दिनों में ही किसी को किसी से प्यार हो सकता है, आनंद ने कहा। प्यार होने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है डॉक्टर साहब, और लोगों को प्यार नहीं होता और कभी कभी सिर्फ एक पल ही काफी होता है प्यार करने के लिए।
उसे एक पल में इंसान सामने वाले पर मर मिटता है, नंदिता ने कहा। क्या तुम्हें भी ऐसा प्यार हुआ है? मतलब मुझसे या किसी और से? आनंद ने कहा। नंदिता कुछ पल खामोश रही और फिर उसने आनंद का हाथ अपनी हथेलियों के बीच लिया। आप विश्वास करोगे मेरा? नंदिता बोली। क्यों नहीं करूंगा डॉट। जरूर करूंगा, आनंद बोला। आनंद, जब आप यहाँ पर जबलपुर में 1 महीने पहले आए थे, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी और हमारा रिश्ता तय हुआ था, नंदू बोली। हाँ आया था मैं तो डॉट, आनंद बोला। उस दिन आप नर्मदा आरती के लिए गए थे दादी माँ के साथ, उस दिन कुछ अजीब हुआ था क्या? नंदिता बोली। तुमको कैसे पता कि मैं नर्मदा आरती के लिए गया था? आनंद बोला। बताइए कुछ हुआ था उस दिन, नंदू बोली। ऐसा कुछ खास नहीं। तुम बताओ क्या हुआ? आनंद बोला। नहीं, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। मतलब कुछ भी नहीं, नंदिता बोली। हाँ एक अजीब सी बात हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था जो मैं तुम्हें बताऊं डॉट, आनंद ने कहा डॉट। वो बात मुझसे जुड़ी हुई है डॉक्टर साहब, नंदू ने कहा तो आनंद ने आंखें छोटी करके उसको देखा। नर्मदा आरती करने के लिए उस दिन मैं भी नेहा के साथ गई थी। उस भीड़ में मेरा हाथ नेहा से छूट गया था और तभी किसी ने मेरा हाथ थामा और मुझे खींचकर जबरदस्ती पीछे की तरफ ले गया, नंदिता बोल रही थी और आनंद के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वह सागर था जिसे हम सब जानते हैं। मेरे कॉलेज का एक बिगड़ा लड़का और यही थोड़ी दूर पर रहता है। उसके पापा की दुकान भी भाई साहब की दुकान के पास है, नंदू बोली। आनंद खामोशी से सुनता रहा। वह मेरे साथ पता नहीं क्या कर देता कि तभी एक फरिश्ता वहां पर आया और मैं दौड़कर उसके पीठ से जा लगी और मैंने उससे विनती की मुझे बचाने की, नंदू बोली और उसकी आंखें भर आई। आनंद अब समझ चुका था कि नंदू क्या कह रही है। और उस दिन उस फरिश्ते ने मुझे उससे बचा लिया और उसे बहुत मारा जो मेरे साथ गलत करना चाहता था, नंदू बोली। आनंद बस उसे देखता रहा। उसी लम्हे मुझे उस इंसान से प्यार हो गया। बेहद प्यार। हालांकि तब मैं नहीं जानती थी कि वह कौन है और मैं उसे दोबारा देखूंगी कि नहीं। पर मैंने नर्मदा मैया से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा ही जीवन साथी मिले, नंदू बोली और भरी आंखों से आनंद को देखा। उसी पल शायद प्रेम का अंकुर फूट गया था डॉक्टर साहब, क्योंकि उसके लिए मन में असीम सम्मान आ गया था, नंदू बोली और भरी आंखों से आनंद की तरफ देखा। अब तो आप समझ गए होंगे ना डॉट, नंदिता ने कहा। आनंद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। हाँ मैं सब समझ गया और मुझे सब याद आ गया, आनंद बोला। बस उसी पल मुझे आपसे प्यार हो गया था डॉक्टर साहब। बेहद प्यार। और उसके बाद अगले दिन ही भाभी ने मुझे आपका फोटो दिखाया डॉट। आपका रिश्ता आया था मेरे लिए और मैंने हाँ कर दी क्योंकि आपके लिए मन में इतना ज्यादा सम्मान आ चुका था कि मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। प्यार तो आपसे उसी दिन उसी पल हो गया था और इस 1 महीने में जब से हमारी सगाई हुई और शादी हुई, वह प्यार हर पल हर दिन गहरा होता चला गया और आज भी रोज हर पल के साथ प्यार गहरा और गहरा होता जा रहा है, नंदिता ने कहा। आनंद को नंदिता के मुंह से यह सब सुनकर बेहद खुशी हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था यह जानकर कि नंदिता उसे इतना प्यार करती है और वह भी उस दिन से। नंदिता, उस दिन के बाद मुझे एहसास तो हुआ था कि कहीं वह लड़की तुम ही तो नहीं हो। वो महक जो मैंने उस दिन महसूस की थी वही महक तुम्हारे अंदर भी है। पर मैं पूछ नहीं सका इस वजह से कि तुम्हें कहीं बुरा ना लग जाए, आनंद बोला। नंदू के चेहरे पर मुस्कान आई। थैंक यू नंदू, मुझे इतना सम्मान देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं और हमेशा तुम्हारा साथ दूं, आनंद ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू नंदू, मुझे इतना सम्मान देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं और हमेशा तुम्हारा साथ दूं, आनंद ने कहा तो नंदिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे वो कमीना है कहा, उसे सजा देनी बनती है। तुम कंप्लेन करो मैं हूं साथ, आनंद बोला। उसका एक्सीडेंट हो गया था अगले दिन। अभी नहीं पता और अब छोड़िए उसे। आप हो साथ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, नंदू बोली। और अगर इस बार उसने तुम्हारी तरफ देखा भी तो बहुत बुरा होगा, आनंद ने गुस्से से कहा। जानती हूं मेरे हस्बैंड डॉक्टर होने के साथ साथ फाइटर भी कमाल के हैं, नंदू बोली।
क्या मुझे नंदू को अंजलि के बारे में बता देना चाहिए? आनंद ने मन ही मन सोचा। नहीं, अब जो रिश्ता खत्म हो चुका है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बारे में चर्चा करने से क्या फायदा? कहीं कुछ गलत ना समझने लगे, आनंद ने मन ही मन सोचा। क्या सोचने लगे डॉक्टर साहब? नंदिता ने कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही, आनंद बोला। अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हो। मैंने कहा ना, मैं आप पर विश्वास करती हूं और हमेशा करूंगी, नंदू बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और जानता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो फिर कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है, आनंद ने कहा। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं, नंदिता बोली और बेड से उठकर बाहर जाने लगी। तभी आनंद में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिता ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम्हें डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नंदू, मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूं। अब कभी भी वह तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझसे कहना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आनंद ने कहा। जानती हूं मैं तभी ना आपको इतना प्यार करती हूं। आप लड़कियों की रेस्पेक्ट करते हो और ये बात बहुत बड़ी है मेरे लिए, नंदिता बोली और फिर बाहर निकल गई। नंदू बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। कभी कभी लगता है उसे अंजलि के बारे में बता देना चाहिए, पर जो बात खत्म हो गई है उसे बेवजह ही फिर से खींचने का क्या मतलब? अंजलि के साथ जो भी था वह मेरा पास था और ऐसा कुछ खास था भी नहीं कि जो हमारी आज की जिंदगी और हमारे फ्यूचर पर असर डाले, फिर क्यों बेवजह ही उसे परेशान करना? कुछ भी हो, हर्ट तो होगी ना वह अगर उसे पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नंदिता नहीं है, इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने देता हूं। उसकी खुशियां मेरे लिए अनमोल है और मैं अंजलि के बारे में बताकर उसकी खुशियों को कम नहीं करना चाहता, आनंद खुद से बोला। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना सिंपल तरीके से लव कन्फेशन हो सकता है, सोचा ही नहीं था। और नंदू ने कितनी सादा तरीके से अपने दिल की बात कह दी कि वह मुझे प्यार करती है। और उसके ऐसा कहने से मुझे कितनी खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता, आनंद खुद से बोला। शायद मेरे दिल में भी नंदू के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं, तभी मुझे उसकी बातों से सुकून मिला है। उसका कहना कि वह मुझे प्यार करती है मेरे दिल को अंदर तक छू गया, शायद इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह मुझे प्यार करें और शायद मैं भी उसे प्यार करने लगा हूं। मुझे बस समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर बहुत ही खूबसूरती से नंदू के इस दिन को स्पेशल बनाऊंगा जब मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा, आनंद ने मन ही मन कहा और फिर टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। नाश्ते के बाद मिंटू प्रांशु स्कूल चले गए तो वहीं नंदिता आनंद को लेकर जबलपुर की बाकी जगह पर घुमाने निकल गई। नंदू और आनंद घूमने के बाद खाने के समय तक वापस आ गए। दिवाकर भी इस बीच में दुकान पर होकर आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लंच के बाद नंदिता और आनंद निकल जाएंगे, तो वह दुकान वर्कर्स के भरोसे छोड़कर आ गए थे ताकि उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ सकें। सब ने साथ में लंच किया और उसके बाद मधु ने बहुत ही अच्छी तरीके से विदाई कर दी और दिवाकर नंदिता और आनंद को लेकर एयरपोर्ट निकल गए। नंदू बेटा, वहां पहुंचकर एक कॉल कर देना और कुछ भी बात हो तो मुझे बता देना, दिवाकर ने नंदिता के सिर पर हाथ रख के कहा। जी भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग पहुंचते ही आपको बता देंगे, नंदू ने कहा। आनंद बाबू, नंदू का ख्याल रखिएगा और कुछ भी परेशानी हो या कुछ भी लगे आपको तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, जिस तरीके से मैं नंदिता का भाई हूं आपका भी भाई हूं। आपको कुछ भी कहने के लिए या सोचने की जरूरत नहीं है, दिवाकर ने आनंद से कहा। जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत अच्छा लगा इन 2 दिनों में आप लोगों के साथ में। जब भी मौका मिलेगा मैं फिर से आऊंगा और रुकूंगा, आनंद बोला। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं आपसे यही कहने वाला था कि कभी कभी समय निकाल लिया करना और यहां आकर नंदू के साथ हम लोगों के साथ समय बिताना। ऐसे ही तो रिश्ते मजबूत होते हैं और फिर हमारा नंदू अलावा और कोई नहीं है और नंदिता का भी हमारे अलावा मायके में कोई नहीं है, तो कुछ ही रिश्ते हैं जिनमें मिठास बनी रहे तो अच्छा है, दिवाकर बोले। जी भाई साहब, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, आनंद ने कहा और फिर आनंद और नंदिता एयरपोर्ट के अंदर चले गए। उन्हें विदा करने के बाद दिवाकर वहां से सीधे अपने दुकान के लिए निकल गए। आनंद और नंदू फ्लाइट में आए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। नंदिता को आनंद ने विंडो सीट पर बिठाया था क्योंकि उसे पता था कि नंदिता पहली बार फ्लाइट में बैठ रही है।
डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। यहाँ से नीचे दिखेगा ना और मुझे डर लगेगा, नंदिता ने मासूमियत से कहा। तभी ना बिठाया है तुमको। दिखेगा तो तुमको अच्छा लगेगा, आनंद ने कहा। पर मुझे डर भी तो लगेगा ना। कुछ भी डर नहीं लगेगा, मैं हूं न साथ और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस तुम मेरा हाथ पकड़ लो और कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा। आनंद ने नंदिता का हाथ थाम लिया। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ किया, एक पल को नंदिता को घबराहट हुई। आनंद ने हौले से उसके कंधे को सहलाया तो नंदिता रिलैक्स हो गई और बाहर देखने लगी। फिर उसके बाद उसे डर नहीं लगा और वह नॉर्मल हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सच कहा था, इतना भी कोई खास डर नहीं लगता। मैं तो बेवजह ही डरती थी, इसीलिए मैं कभी भाई साहब को भी फ्लाइट से नहीं जाने देती थी, क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाते तो मुझे डर लगता। नंदू बोली। कई बार से चीजें दूर से ज्यादा डरावनी होती है नंदू, पर जब हम करीब से देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो वह चीज इतनी ज्यादा तकलीफ वाली और डरावनी नहीं होती है। जैसे कि तुम्हारा यह फ्लाइट का डर, आनंद ने कहा तो नंदू मुस्कुरा उठी और उसने आनंद के कंधे से अपना सिर टिका दिया। आनंद ने उसके साथ को अपने हाथों के बीच में ले लिया और उंगलियों के साथ खेलने लगा। आनंद के साथ अकेले का यह सफर बहुत ही बढ़िया लगा नंदू को, और खासकर आनंद का उसके साथ समय बिताना। यह 2 दिन उसके बहुत ही खूबसूरती से बीते थे। आनंद की काम की टेंशन नहीं थी और उसका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ नंदिता का था। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? आनंद ने नंदिता के चेहरे पर स्माइल देखी तो पूछा। मैं बहुत खुश हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू, आपने मेरे कहने पर मेरे लिए समय निकाला। यह 2 दिन जैसे गोल्डन डेज थे। आप पूरे टाइम मेरे साथ थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, नंदिता बोली। मैं कोशिश करूंगा दिल्ली पहुंचकर भी तुम्हें टाइम देने के लिए, और फिर एक बार हम दोनों के बीच सब ठीक होगा, फिर एक अच्छा सा लॉन्ग हनीमून प्लान करूंगा जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे और मेरा पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आनंद ने नंदिता के चेहरे की तरफ देखकर कहा तो नंदिता ने नजरें झुका ली, पर उसका चेहरा ब्लाश करने लग गया था, जिसे देख आनंद भी मुस्कुरा उठा और उसने धीरे से आसपास देख नंदू के हाथ को चूम लिया। आनंद नंदिता रात को दिल्ली पहुंच गए, वहां से उन्होंने टैक्सी की और घर आ गए। वैसे तो सूरज ने ड्राइवर को भेजने का बोला था, पर आनंद ने मना कर दिया, उसकी वैसे भी आदत नहीं थी अपने पर्सनल काम के लिए ड्राइवर और गाड़ी वगैरह बुलाने की। दोनों घर पहुंचे तो हॉल में ही सब लोग उनका इंतजार करते हुए बैठे थे। नंदिता ने आते ही सबको प्रणाम किया तो दादी माँ ने उसे गले लगा लिया। इस हफ्ते में ही ऐसा लग रहा था तुमने ने तो अपनी जगह बहुत जल्दी बना ली, दादी बोली तो नंदिता मुस्कुरा उठी। भाभी, हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, मिताली बोली। हाँ तो मिस तो करोगी ना, आखिर तुम्हारी भाभी जो है, आनंद बोला। और कैसा रहा तुम्हारा समय, अच्छा लगा होगा ना भाई साहब, भाभी के साथ रुककर, संध्या ने कहा। जी मम्मी, बहुत अच्छा लगा, नंदिता बोली। अच्छा चलो तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक डिनर भी लग जाएगा, सब साथ में खाना खाते हैं, संध्या ने कहा तो नंदू और आनंद अपने कमरे में चले गए। नंदिता बेड पर बैठ पसर गई। क्या हुआ नंदू, थक गई क्या? आनंद बोला। थोड़ी सी थकान हो रही है और मेरा सिर भी थोड़ा भारी हो रहा है आनंद, नंदू बोली। वेट ए मिनट, आनंद बोला और अपने बेड के साइड वाले ड्रार से बाम निकालकर उसने नंदिता के सिर पर हौले हौले से लगा दिया और धीरे धीरे उसकी हेड मसाज कर दी। अब ठीक लग रहा है, आनंद ने कहा। अब काफी अच्छा लग रहा है, नंदिता ने कहा। चलो फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, सब लोग डिनर के लिए वेट कर रहे होंगे, आनंद बोला। जी डॉक्टर साहब, अभी 5 मिनट में करती हूं, नंदिता बोली और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो लोग नीचे आ गए। सबने डिनर किया, उसके बाद नंदिता ने 2 कॉफी बनाई और कमरे में आ गई और आनंद का इंतजार करने लगी। पर आनंद बाहर गार्डन में शिवांश के पास चला गया। और कुछ बात हुई है आगे बुआ जी से? आनंद ने पूछा। बातचीत तो रोज ही होती है, पर उनको मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, पर वह समझने को तैयार ही नहीं है। एक भी मौका नहीं देना चाहती है पापा को। इतनी भी क्या नाराजगी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, शिवांश बोला। जहां प्यार हद से ज्यादा होता है वहां नाराजगी भी ज्यादा होती हो सकता है वह इस इंतजार में हों कि शायद फूफा जी उनसे बात करें या लेने आए।
तुम एक बार फूफा जी से बात क्यों नहीं करते हो? आनंद ने कहा। मैं उनसे बात करूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ और फिर वह शायद मुझे इस घर में ना रहने दें क्योंकि वह भी नहीं चाहते कि मैं मम्मी को किसी भी तरीके से हर्ट करूं। और फिर वह मेरा कहीं ना कहीं इंतजाम कर देंगे, पर इतना जानता हूं कि वह मुझे अपने पास भी नहीं रखेंगे, शिवांश ने परेशान होकर कहा। यह सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हें फूफा जी अपने साथ रख ले, आनंद ने कहा। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे तो आदत पड़ चुकी है अकेले रहने की। बस मैं जानता हूं कि मेरे कारण दोनों अलग हुए थे, तो अब मैं दोनों को मिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार पूरा हो, मम्मी पापा, मैं और रूबी, हम सब साथ रहे, शिवांश बोला। आनंद खामोशी से सुनता रहा। इतना बड़ा ठाकुर खानदान है हमारा और फिर भी पापा अकेले रह रहे हैं और इधर मम्मी अकेली रह रही है। मेरी बहन तो जानती भी नहीं कि वह मेरी बहन है। वह विक्रांत ठाकुर की बेटी है और यह उसका हक है सब कुछ जानना, हर कुछ पता करना, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरी बहन को सारे अधिकार मिले और साथ ही मम्मी पापा और हम सब साथ में रहे, शिवांश बोला। और तुम्हें क्या लगता है यह सब संभव है? क्या बुआ तुम्हें माफ कर पाएगी? आनंद ने कहा। नहीं माफ करेंगी तो मैं चला जाऊंगा फिर से बाहर। पर मैं, मेरा परिवार साथ में हो, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी, शिवांश बोला। मैं तुम्हारे साथ हूं शिवांश। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और तुम कहो तो हम सीधे बुआ से बात कर सकते हैं और उन्हें तुम्हारा सच बता सकते हैं कि तुम ठाकुर साहब के बेटे हो, रूबी के भाई हो, आनंद बोला। नहीं भैया, थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं बात करता हूं 1-2 दिन में, शिवांश बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, आनंद बोला, फिर अपने कमरे में आ गया। पीछे गार्डन में अपने फोन पर गेम खेलती रूबी उन दोनों की बातें सुन रही थी। हालांकि आनंद और शिवांश ने उसे नहीं देखा, पर उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली थी। कौन है यह विक्रांत सिंह ठाकुर? और वो मेरे पापा है, तो फिर हम लोग उनके साथ क्यों नहीं रहते? और शिवांश, यह मेरे भाई हैं, यहाँ मम्मी को लेने आए हैं, पर क्या क्यों? और फिर यह सच क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर यह मेरे भाई हैं तो मम्मी को सच बता सकते हैं ना? समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर कुल मिलाकर आज मैं बहुत खुश हूं। एक रिश्ता तो मुझे मिला, शिवांश मेरा भाई है, मेरा खुद का भाई, और इसीलिए वह हमेशा मेरे लिए इतना ज्यादा केयरिंग रहता है, रूबी ने भरी आंखों के साथ मन ही मन सोचा और फिर अंदर आई। कमरे में जाने लगी तो हॉल में खड़े शिवांश ने से उसे देखा और आवाज लगा दी, रूबी इधर आना तो डॉट। जी भैया, रूबी बोली और उसके पास आ गई। जरा मेरे लिए एक कप अच्छी सी कॉफी बनाकर मुझे मेरे कमरे में दे दोगी? शिवांश बोला। जी भैया, मैं अभी लाती हूं, रूबी बोली। थैंक यू रूबी, शिवांश ने रूबी के सिर से हाथ लगाकर कहा। अरुणा, जो कि ऊपर खड़ी देख रही थी, उसे ना जाने क्यों यह बात अच्छी नहीं लगी। शिवांश का रूबी के लिए अपनापन उन्हें खटक रहा था। वैसे भी वो रूबी के मामले में ज्यादा सख्त है। मेरे साथ तो ठीक है, पर रूबी के साथ इतना क्लोज क्यों होने की कोशिश कर रहा है ये डॉट? घर में और भी लोग हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है इसे। या तो यह मेरे आसपास रहता है या फिर रूबी से बात करने की कोशिश करता है। कहीं इसकी नज़र तो नहीं है मेरी बच्ची पर? अरुणा के मन में एक गलत ख्याल आ चुका था और अब शिवांश के लिए उनके मन में शक आने लगा। रूबी ने कॉफी बनाई और शिवांश के कमरे में देने चली गई। बैठो ना थोड़ी देर, शिवांश बोला तो रूबी वही कुर्सी पर बैठ गई। और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज वगैरह सब? शिवांश रूबी से बात करने के हिसाब से बोला। भैया सब बढ़िया चल रहा है, रूबी उसे बताने लगी थी। आज उसने जाना था कि शिवांश उसका भाई है, तो वह भी अपने भाई को जानना समझना चाहती थी और उसके नज़दीक आना चाहती थी। तो वहीं अरुणा ने जब देखा कि रूबी काफी देर तक नहीं आई है, तो वह नीचे उतर आई। शिवांश के कमरे से रूबी हंसने की आवाज सुनकर उन्हें न जाने क्यों बहुत ही खराब लगा और चेहरे पर गुस्सा आ गया। रूबी, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। जी मम्मी बोलिए, रूबी ने कहा और जल्दी से बाहर आई। क्या कर रही थी शिवांश के कमरे में? अरुणा बोली। कुछ नहीं मम्मी, भैया ने बोला था उन्हें कॉफी चाहिए तो बस कॉफी देने चली गई थी, रूबी बोली।
घर में काफी नौकर है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ बोलने पर से कोई किसी का भाई नहीं हो जाता है, समझ रही हो ना? उसे अपना नाम पता तक याद नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए उससे बातचीत कर लेती हूँ कि बेचारे को खराब न लगे, किसी को जानता नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उस पर इतना विश्वास कर लो कि रात को उसके कमरे में बैठकर उसके साथ गप्पे मारो, अरुणा ने कहा। सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगी, रूबी बोली और अपने कमरे में चली गई। अपने दरवाजे पर खड़े शिवांश की आंख भर आई। काश कि बता सकता मम्मी कि मैं अनजान नहीं हूं। मैं रूबी का भाई हूं, पर जब भी आप यह सच जानोगी उस दिन शायद आपको आज के कहे शब्दों पर अफसोस हो, शिवांश बोला और अपने कमरे में जाकर लेट गया। आज की बात ने अरुणा के मन में शिवांश के लिए एक शक और नाराजगी ला दी थी और अब रूबी के खातिर वो शिवांश से कटी कटी रहने लगी। गाइस प्लीज लाइक द स्टोरी एंड सब्सक्राइब दी चैनल।